हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। विद्युत धारा जो है हमारा, विद्युत धारा क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा है आवेश के बारे में। आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो पहले पढ़ते हैं हम आवेश के बारे में। आवेश इंग्लिश में बोलते हैं जिसे चार्ज। आवेश या चार्ज जो है हमारा, अगर ये जो हमारा आवेश है वो रुका हुआ है, अगर हमारा आवेश रुका हुआ है या विरामावस्था में है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो इसका वेग क्या होगा? आवेश का जो वेग होगा वो शून्य होगा। आवेश का वेग शून्य ही होगा अगर रुका हुआ है चार्ज। तो रुका हुआ जो चार्ज होता है, आवेश जिसका वेग जिसका शून्य होता है, वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। अगर आपका जो आवेश है रुका हुआ है, विरामावस्था में है, वेग शून्य है, तो वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। आवेश यदि नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग से गति कर रहा हूं, गति कर रहा हो, तो उससे हमारा क्या उत्पन्न होता है? तो उससे हमारे उत्पन्न होता है विद्युत धारा। तो उससे हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर आवेश रुका हुआ है, विरामावस्था में है, तो उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। अगर वेग आवेश जो है आपका नियत वेग से गति कर रहा है, तो उत्पन्न होती है हमारी विद्युत धारा। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारी विद्युत धारा जो होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही जो हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर जो हमारी है वो विद्युत धारा कहलाती है। ये हमें कोई चालक दिया हुआ है, ये हमें चालक दिया गया है जिसके सेंटर में एक बिंदु है, या फिर यह कह सकते हैं इस बिंदु को जो हम, ये चीज जो होती है हमारी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं इसे। ये क्या है हमारा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या होता है हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
अब इससे जो हमारा आवेश गुजर रहा है, यहाँ से हमारा आवेश गुजर रहा है और इस बिंदु से कितना आवेश गुजर रहा है वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। ये जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इससे कितना आवेश गुजर रहा है, ये हमारी विद्युत धारा कहलाती है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत धारा बराबर किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या फिर इसे बिंदु भी बोल सकते हैं आप, बिंदु से गुजरने वाला आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। कोई भी आपको ये बिंदु दे दिया जाए, इसमें से कितना हमारा आवेश जो है वो गुजर रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और विद्युत धारा जो होती है ना हमारी, वो आवेश के हमेशा किस ओर बहती है, विपरीत दिशा में, आवेश के विपरीत दिशा में गति करती है। विद्युत धारा आवेश की हमेशा विपरीत दिशा में गति करती है। आवेश क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस ओर गति कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इस ओर गति कर रहा है, तो हमारी विद्युत धारा किस ओर गति करेगी, आवेश, ये हमारा आवेश है, आवेश के हमेशा विपरीत दिशा में है, जो धारा की दिशा हमेशा विपरीत दिशा में होती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर साइड जाएगा तो धारा इधर साइड होगी। धारा की दिशा हमेशा विपरीत दिशा में होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब धारा का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ये जो हमारा होता है धारा का फॉर्मूला होता है, औसत धारा का फॉर्मूला। औसत धारा, ये जो होती है हमारी औसत धारा होती है। ये आपके पास कोई चालक दिया हुआ है, ये आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है आपका, और यहाँ से क्या आपका आवेश गुजरा है, यहाँ से आवेश गुजर रहा है और यहाँ क्या उत्पन्न होती है, हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखिए धारा यहाँ पर डेल्टा टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश, डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश। तो डेल्टा टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है हमारा, डेल्टा क्यू आवेश जो है हमारा प्रवाहित हो रहा है। तो डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश जो है हमारा डेल्टा क्यू है। तो एकांक समय में हमारा कितना आवेश जो है वो प्रवाहित होगा। एकांक समय का मतलब क्या है, एक सेकंड में आपका
कितना आवेश जो है वो इस बिंदु से या फिर इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितना आवेश गुजरता है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा हमारा। डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, समय से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एकांक समय में या फिर 1 सेकंड में हमारा कितना आवेश प्रवाहित हुआ है वो निकल करके आ जाएगा। और यही तो हमारा फॉर्मूला है, धारा का फॉर्मूला यही है हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला और है हमारा आई ताक्षणिक धारा का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों। आई औसत धारा का ये फॉर्मूला है हमारा, और आई ताक्षणिक धारा का। ताक्षणिक धारा का, तो आई ताक्षणिक धारा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, dq बाय dt, ये जो निकल करके आया हमारा आई ताक्षणिक धारा का फॉर्मूला है। इसे आई औसत धारा का फॉर्मूला है जो हमारा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये भी जो है हमारा औसत धारा का फॉर्मूला ही होता है। अब ताक्षणिक धारा में क्या है, समय के साथ अवकलन करने पर अगर समय के साथ अवकलन कर रहे हैं तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल कर आता है, आई ताक्षणिक धारा का। अब ताक्षणिक धारा क्या होती है, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि 6 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 3 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करो, तो वो क्या होती है, हमारी ताक्षणिक धारा होती है। अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए और कहे कि धारा का मान बताओ, तो वो क्या होती है, हमारी ताक्षणिक धारा कहलाती है। लिख लीजिए आप लोग ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा बराबर किसी क्षण विशेष पर धारा का मान ताक्षणिक धारा कहलाता है। ताक्षणिक धारा कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर धारा का मान ताक्षणिक धारा कहलाता है। किसी क्षण विशेष का मतलब, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए तो वो क्या होगा, क्षण विशेष ही होगा। कोई भी आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि 1 सेकंड पर धारा का मान चेक करो, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, तो कोई भी आपको अगर क्षण दे दिया जाए कि इसी क्षण पर करो, तो वो क्या होती है, हमारी ताक्षणिक धारा कहलाती है। और ये हमारा ताक्षणिक धारा का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। आई औसत धारा बराबर होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और आई ताक्षणिक धारा बराबर होता है डी क्यू बाय डी टी। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
कि इन पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन जो है हमारा, एक चालक है जिसमें आवेश Q बराबर हमें दिया हुआ है 5t² + 2। दिया गया है t समय दिया हुआ है हमें, t समय है। तो बताइए, तो हमसे पूछा गया है विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। ये फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है विद्युत धारा, चेक करिए, 6 सेकंड पर, 6 सेकंड पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। एक चालक है जिसमें आवेश हमें ये दिया हुआ है, आवेश Q = 5t² + 2। समय भी हमें दिया गया है। हमें बताना क्या है, 0 से 2 सेकंड के बीच में विद्युत धारा का मान और 6 सेकंड पर विद्युत धारा का मान। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखें यहाँ पे 0 से 2 सेकंड के बीच में हमें विद्युत धारा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, I औसत धारा का फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पे लगेगा। अब अभी देखिए, कहीं भी आपको अगर पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमें 6 सेकंड दिया गया है, ये हमें पर्टिकुलर टाइम इसने बताया है कि 6 सेकंड पर ही चेक करना है। तो यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला लगेगा। यही तो डेफिनेशन थी तात्क्षणिक धारा की, कि किसी क्षण विशेष पर धारा का मान जो होता है हमारा तात्क्षणिक धारा कहलाता है। तो ये हमें क्षण विशेष दिया गया है, तो यहाँ पे I तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 11th क्लास में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि उसने पूछा क्या है और हमें दिया क्या है और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। उसने हमसे पूछा है I का मान और दिया हुआ है हमें Q और T हमें दिया गया है। Q का मान है 5t² + 2 और निकालना क्या है हमें, I जो है हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं I का मान कैसे निकालेंगे। अब 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछा गया है, तो वहाँ पे हमसे औसत धारा का मान पूछा गया है। तो औसत धारा का फॉर्मूला होता है हमारा I औसत धारा बराबर ΔQ/ΔT। ये हमारा I औसत धारा का फॉर्मूला होता है, या फिर Q2 - Q1 / T2 - T1। ये जो होता है हमारा I औसत धारा का फॉर्मूला होता है। अब T1 समय हमें कितना दिया हुआ है, T1 हमें दिया गया है 0 सेकंड। 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में पूछा गया है, तो T1 कितना दिया हुआ है हमें 0 सेकंड। 0 सेकंड पर हमारा आवेश कितना होगा,
आवेश होगा हमारा Q1, Q1। फिर टाइम जो हमारा होता है समय के साथ चेंज होने पर T2 हो जाता है, और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 2 सेकंड दिया गया था हमें, T1 था 0 सेकंड, तो T2 क्या होगा हमारा 2 सेकंड। तो आवेश हमारा बढ़कर कितना हो जाएगा Q2, आवेश जो है हमारा Q2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बराबर यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 5t²। अब देखिए यहाँ पे हमें t² दिया हुआ है और t का मान हमारा क्या है, 1t का मान हमें ये दिया हुआ है और 1t का मान हमें ये दिया हुआ है। तो t1 हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 t2 बराबर 5 2 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2। ये कितना आ गया हमारा 5 4 जा 20 प्लस 22। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। अब देखिए हमारी T1 की वैल्यू 0 सेकेंड, T2 की वैल्यू 2 सेकेंड, और ये हमारा Q1 आ गया और ये हमारा Q2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था। ये चारों वैल्यूज हमारे पास है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा है तो 22 Q2 की वैल्यू माइनस Q1, तो 2 डिवाइडेड बाय T2 कितना था हमारा, T2 जो था हमारा 2 सेकेंड माइनस T1 था 0 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा हमारा 22 माइनस 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया हमारा 10 एम्पियर। ये जो है हमारा औसत धारा का मान आ गया, ये जो निकल करके आई है हमारी औसत धारा। आई औसत धारा। इजी था, कुछ भी नहीं है, बस आपको Q1 Q2 T1 और T2 है, उन वैल्यूज को पता लगाना है कि वैल्यूज हमें दी हुई है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है। तो हमारा औसत धारा का मान कितना निकल के आया 10 एम्पियर। अब हमसे पूछा गया था धारा का मान चेक करके बताइए 6 सेकंड पर, तो 6 सेकंड पर पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, आई ताक्षणिक धारा का। आई ताक्षणिक धारा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला होता है dQ/dt। Q की वैल्यू हमें दी हुई है 5t² प्लस 2। अब देखिए d/dt इक्वल में Q की वैल्यू 5t² प्लस 2, Q की जगह Q की वैल्यू रख दी, तो d/dt इक्वल टू 5t² प्लस में d/dt इक्वल में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अवकलन करना है। अगर आपका अवकलन सीखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका अवकलन नहीं सीखा हुआ तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अवकलन। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा अवकलन का जो है हमारा पावर वाला, तो d/dt 5 ×
यहाँ हमारा अवकलन का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n x n-1, ये जो होता है हमारा अवकलन का फॉर्मूला होता है। n क्या है यहाँ पे? पावर, तो पावर आगे और ये जो पावर है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो पावर यहाँ पे क्या है? पावर आ गया ये, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे और t पावर -1, तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 का कोई वैसे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये निकल करके आ गया हमारा 5 × 2t प्लस d/dt 2 का 2 जो है यहाँ पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है हमारा 0 होता है, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा d/dt इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 10t आ गया, और t की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी? 6 सेकंड पर बताइए विद्युत धारा का मान, तो हमारी t की वैल्यू कितनी होगी? 6 सेकंड। तो ये आ गया हमारा 60 एम्पियर। ये जो है हमारी I ताक्षणिक की वैल्यू आ गई। I ताक्षणिक धारा की वैल्यू निकल करके आई है। कुछ नहीं करना, I ताक्षणिक का फॉर्मूला लगाना है। जहां भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो वहां आपसे I ताक्षणिक धारा ही पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन में लिख कर के देता है तो आपको समझ ही जाओगे। अगर नहीं लिख कर के देता तो भी, अगर वो आपको कह दे किसी पर्टिकुलर टाइम पर चेक करके बताओ, तो वहाँ ताक्षणिक धारा ही पूछी गई है। कुछ नहीं करना, पहले dq/dt ताक्षणिक धारा का फॉर्मूला होता है, फिर हमने q की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ q की वैल्यू पुट करने के बाद इसका अवकलन कर दिया, और अवकलन करने के बाद t का मान रख दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक और क्वेश्चन करने पे ना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है I ताक्षणिक, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। I ताक्षणिक का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। I ताक्षणिक बराबर t² + 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है? 0 से 3 सेकंड पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें Q की वैल्यू दी हुई थी और T की वैल्यू भी दी हुई थी। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? I की वैल्यू निकालनी थी हमें, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें I की वैल्यू उसने दी हुई है और T की वैल्यू भी दी हुई है। T समय पर ही चेक करना है, T समय पर। तो T भी हमें वैल्यू टाइम भी दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है Q की वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं। I ताक्षणिक का फॉर्मूला क्या होता है? I ताक्षणिक का फॉर्मूला होता है हमारा dq/dt
डी टी। अब देखिए डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी, तो हमें डी क्यू निकालना है, यही तो पूछा है हमें, आवेश कितना गुजरेगा, तो ये आ जाएगा हमारा आई डी टी। ये हमारा नया फॉर्मूला निकल करके आया है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ये हमारा नया फॉर्मूला निकल करके आया है। अब इसमें करना क्या है, आवेश का मान निकालने के लिए दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर दोनों ओर समाकलन कर दें तो हमारी आई क्यू का मान जो है हमारा वो निकल करके आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समाकलन डी क्यू इजकल टू समाकलन में आई डी टी। अब देखिए डी क्यू का समाकलन क्या होता है, डी एक्स का समाकलन हमारा एक्स होता है, डी वाई का समाकलन हमारा वाई होता है, डी जेड का समाकलन हमारा जेड होता है। तो हमारा डी क्यू का समाकलन क्या होगा, डी क्यू का समाकलन जो है हमारा क्यू आ जाएगा। तो क्यू बराबर आई डी टी, तो क्यू इक्वल आई की वैल्यू हमें दी गई है, आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, टी स्क्वायर प्लस 1, तो आई की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी प्लस में डी टी, ये आ गया हमारा टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया हमने, डी टी को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर डी टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये अलग अलग आ गया। समाकलन में प्लस में और माइनस में अगर आप किया है तो आप उनको समाकलन में अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी, तो चलिए आगे देखते हैं, क्यू बराबर कितना आया था हमारा, क्यू इक्वल टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी आया था। तो समाकलन का हमारा फॉर्मूला होता है ये, एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1, नीचे भी पावर एन प्लस 1, ये जो होता है हमारा समाकलन का फॉर्मूला होता है। तो Q इक्वल में x, यहाँ t पावर है तो पावर प्लस 1 और पावर यहाँ पे प्लस 1 होगी और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1, तो ये हमारा निकल करके आएगा पावर प्लस 1 प्लस में dt, ये इतना आ जाएगा। तो Q इक्वल में यह आ जाएगा हमारा t की पावर 3। अब देखिए हमारे यहाँ पे हमें टाइम में लिया हुआ है तो हमारी लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की लगेगी। तो t1 से लेके t2, t1 से लेके t2, और टाइम में कितना दिया हुआ था, 0 से 3 सेकंड के बीच में, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में ये हमारी लिमिट आ गई। नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस में dt का समाकलन क्या होता है t, लिमिट आ जाएगी 0 से 3। अब आगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी ये है, लोअर लिमिट हमारी ये है। तो पहले हम क्या पुट करेंगे इसमें, अपर लिमिट
3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट तो 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 3 माइनस 0। क्लियर है इतना? तो आगे आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 27 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा 9 प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा 0 ही हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 तो 9 प्लस 3 इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा 12। तो ये आ गया हमारा आयताक्षणिक का मान 12 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम तो आ जाएगा हमारा यहाँ 12 कूलाम। आवेश ही निकालना था हमें तो ये आंसर आ गया हमारा 12 कूलाम। इजी था क्वेश्चन। अगर आपने स्वावकलन और अवकलन जो है नहीं सीखे हुए हैं तो आप सीख लीजिएगा। सिंपल जो फॉर्मूले हैं अवकलन समाकलन के वही सीख लीजिएगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th क्लास में आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है हम विद्युत धारा की मात्रक की बात करते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा मात्रक एसआई मात्रक। तो आई का फॉर्मूला क्या था हमारा dq बाई dt। तो यहां से क्या आएगा हमारा q का मात्रक क्या होता है हमारा आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम डिवाइडेड बाय समय का मात्रक क्या होता है हमारा समय का मात्रक होता है हमारा सेकंड। तो सेकंड यहाँ से निकल कर क्या आएगा हमारा c बाय एस इक्वल में c सेकंड इनवर्स। ये आ गया हमारा विद्युत धारा का मात्रक निकल करके जिसे एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर बोला जाता है इसे एम्पियर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है। ये कैसे डिफाइन करते हैं कि विद्युत धारा है या फिर कोई और बल है कार्य है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब किसी भी राशि को सदिश या अदिश होने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है। कुछ सदिश की प्रॉपर्टीज होती है और कुछ अदिश की। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी सदिश की कि कोई भी राशि हो विद्युत धारा हो बल हो चाहे कार्य हो कोई भी हो उसका परिणाम होना चाहिए वैल्यू होनी चाहिए या फिर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई भी राशि है विद्युत धारा है बल है कार्य है उसका परिणाम होना चाहिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो विद्युत धारा की वैल्यू तो होती है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर तो ये वैल्यू हो गई। तो विद्युत धारा की फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो अप्लाई होती है। सेकंड जो है सेकंड प्रॉपर्टीज की है कि उस राशि की दिशा होनी चाहिए।
डायरेक्शन होनी चाहिए। अब कोई भी राशि हो आपकी, उसकी पहला तो है परिणाम होना चाहिए और दूसरा है दिशा होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर बच्चों को ये दो प्रॉपर्टी से बताई जाती है कि दो प्रॉपर्टी से जो है वो सदिश राशि मानी जाती है, पर एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी कितनी होती है? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ही वो सदिश राशि होती है, वरना वह अदिश राशि होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी सदिश योग नियम की पालना करनी चाहिए। पालना करनी चाहिए। उसे क्या है? सदिश योग नियम की पालना करनी चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज अगर उस राशि, वो जो राशि है उस 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी तो ही वो सदिश राशि होगी, वरना वो अदिश राशि होगी। अब अदिश राशि के लिए भी अलग जो प्रॉपर्टीज होंगी, तो अदिश में क्या है हमारी? केवल एक प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है हमारी अदिश के लिए कि परिणाम होना चाहिए, यानी कि वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, वैल्यू है, तो वो हमारी अदिश राशि कहलाती है। अब विद्युत धारा जो है हमारी, उसके अंदर परिणाम भी होता है, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। ये क्या होती है? वैल्यू ही तो होती है। तो विद्युत धारा की वैल्यू भी होती है और विद्युत धारा की डायरेक्शन भी होती है। विद्युत धारा की डायरेक्शन भी तो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड गति कर रहा है तो आपकी धारा की दिशा किधर होती है? धारा की दिशा हमेशा विपरीत साइड में होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत साइड में हमेशा धारा की दिशा होती है, तो धारा की दिशा भी होती है। फिर भी विद्युत धारा जो है हमारी अदिश राशि होती है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज फॉलो करने पर भी हमारी विद्युत धारा जो है अदिश में क्यों है, अदिश क्यों माना जाता है। क्योंकि यही तो नियम है, अगर प्रॉपर्टीज सदिश की प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करेंगी तो वो राशि सदिश राशि होगी, अगर अदिश की फॉलो करेगी तो वो राशि अदिश राशि होगी। मगर विद्युत धारा सदिश राशि की प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, फिर भी वह अदिश राशि क्यों है। अब आपके पास कोई ये बॉक्स दिया गया है, इसमें इस तरफ जो है इस दिशा में बल लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस ओर भी आपका बल लग रहा है 10 न्यूटन का। अब विपरीत डायरेक्शन में सेम बल लग रहा है, सेम, तो ये क्या होगा? दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर विपरीत डायरेक्शन में सेम बल लगता है तो वो कितना कैंसिल हो जाते हैं और उनका मान कितना आता है? 0 आता है। तो अगर आपके यहाँ है 3 एम्पियर की धारा और ये है 2 एम्पियर की धारा, उनके बीच का कोण जो है वो 60 है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो आपके सदिश योग नियम में एक फॉर्मूला होता है, F = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है सदिश योग नियम का। तो ये सदिश योग नियम क्या कहता है? अगर विपरीत दिशा में कोई दो बल लग रहे हैं, समान बल लग रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाते हैं और उनका मान जो है वो 0 आता है। उनका मैग्नीट्यूड कितना आता है? उनकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। अब विद्युत धारा में क्या होता है, आपकी कोई एक ऐसी वायर है जिसे करंट जा रहा है
6 एम्पियर का। अब वो जो वायर आपकी दो भागों में डिवाइड होगी, यहाँ से एक यहाँ चलेगी, एक यहाँ चलेगी। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ भी एक बल्ब लगा हुआ है आपका। जो ये 6 एम्पियर की यहाँ से धारा जा रही है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाती है 3 एम्पियर, और यहाँ पे भी हो जाती है 3 एम्पियर। अब सदिश योग नियम क्या कहता है कि विपरीत दिशा में बल लगे तो वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन विद्युत धारा में क्या होता है, अगर ये विपरीत दिशा में जाती है तो ये बल्ब भी जगता है हमारा, और ये बल्ब भी जगता है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा जो है वो इन दोनों बल्बों को कैंसिल ना करके क्या होता है, इनका मान जो है होता है, और वो बल्ब जग रहा है हमारा यहाँ पे। इन दोनों को तो कैंसिल होना चाहिए। सदिश योग नियम तो यही कहता है कि दो विपरीत दिशा में बल लगे तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ से हमारे 3 एम्पियर की धारा जा रही है, तीन एम्पियर की धारा जा रही है, और यहाँ से भी जा रही है 2 एम्पियर की। अब ये दोनों जाके कनेक्ट हो रही है एक वायर से, तो यहाँ पे कितनी धारा आएगी हमारी, 3 + 2 5 एम्पियर। तो सदिश नियम के योग के अनुसार तो ये कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा में सिंपल बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। इसीलिए विद्युत धारा जो होती है हमारी वो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि जो हमारी सदिश नियम की थर्ड प्रॉपर्टी थी कि सदिश योग नियम की पालना करनी चाहिए, वो जो है हमारी विद्युत धारा थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। इसमें जो हमारे बल है वो कैंसिल नहीं होता है, सिंपल बीजगणितीय योग होता है, इसलिए हमारी विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। सदिश नियम के लिए, सदिश राशि होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वैल्यू होनी चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है सदिश योग नियमों की पालना करनी चाहिए। विद्युत धारा जो है हमारी 2 प्रॉपर्टीज तो फॉलो करती है, पर थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करती है, इसलिए वह अदिश राशि है। तो यहीं पर आज की क्लास जो है हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट जो क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में जो है अपवन वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपवन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक डेरिवेशन भी आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।